क्विक ऐसी की संविधान की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारी नागरिक पहचान की जान है, मौलिक अधिकार। नमस्कार। और आज खास तौर पर हम स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। विशेष रूप से हम उन अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें स्वतंत्रता का एहसास कराते हैं, जैसा कि आपकी इंडियन पॉलिटी की किताब के चैप्टर 8 में विस्तार से बताया गया है। सही। ये वो अधिकार हैं जो हमें एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक के तौर पर मतलब अपनी ज़िंदगी जीने, अपने विचार रखने और अपनी राह चुनने का हौसला और कानूनी आधार देते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय को परत दर परत खुलते हैं। बिल्कुल। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के लिए ही है और इसी में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम का जिक्र है। और ये अनुच्छेद सिर्फ कागजी अधिकार नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक जीवंत लोकतंत्र की आप कह सकते हैं धड़कन है। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 19 से। इसे अक्सर स्वतंत्रताओं का गुलदस्ता भी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल कहते हैं। इसमें नागरिकों को कौन-कौन सी मुख्य आजादियां दी गई हैं? हाँ, अनुच्छेद 19(1) खास तौर पर भारतीय नागरिकों को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं देता है। 6, ठीक। हाँ, इन्हें हम शायद 2 मुख्य श्रेणियों में देख सकते हैं। एक तो नागरिक भागीदारी से जुड़ी और दूसरी व्यक्तिगत स्वायत्तता से। अच्छा, ये वर्गीकरण समझने में आसान रहेगा, बताइए। तो पहली श्रेणी में मतलब जो लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए जरूरी है। ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपने विचारों को खुलकर बोलना, लिखना, छापना, किसी भी तरीके से व्यक्त करना। बिल्कुल। फिर बी, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, मतलब असेंबली, शांतिपूर्ण प्रदर्शन या सभाएं। हाँ, जब तक वो शांतिपूर्ण हो। फिर संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, एसोसिएशंस या यूनियंस बनाने का अधिकार, राजनीतिक दल, मजदूर संघ या कुछ भी। हाँ, और इसमें वो सहकारी समितियां शब्द बाद में जोड़ा गया था, है ना? हाँ, 97वें संविधान संशोधन 2011 से सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। सही। ये तो हो गई भागीदारी वाली। अब दूसरी श्रेणी व्यक्तिगत स्वायत्तता और विकास से जुड़ी है। जैसे डी, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बेरोक टोक आने जाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ। फिर ई, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता, राइट टू रिजाइड एंड सेटल, कहीं भी घर बना सकते हैं, बस सकते हैं। और फिर एच, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, राइट टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, अपनी मर्जी का काम चुनने की आजादी। आपने अक्षर क्रम में ए से जी तक गिनाया, लेकिन बीच में एफ गायब है। अरे वाह, बहुत ध्यान से सुन रही हैं आप। हाँ, ये क्रम थोड़ा अजीब लगा। बिल्कुल सही पकड़ा। जब संविधान लागू हुआ था तब अनुच्छेद 19(1) में 7 स्वतंत्रताएं थीं। वो जो एफ था वो था संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और बेचने की स्वतंत्रता। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, वो भी यही था, मौलिक अधिकार के तौर पर। लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। मतलब अब वो अधिकार ही नहीं है? नहीं, अधिकार तो है, पर मौलिक अधिकार नहीं रहा। उसे संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अच्छा, तो अब वो फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि लीगल राइट है। ये बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये जो बाकी 6 स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं अनुच्छेद 19(1) में, क्या ये असीमित हैं? ये मेरा भी अगला सवाल था। क्या हम जो चाहें बोल सकते हैं, कहीं भी जमा हो सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के? नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्रताएं असीमित या कहें तो एब्सोल्यूट नहीं हैं। संविधान खुद ही इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की अनुमति देता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? हाँ, अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक राज्य को मतलब सरकार को इन स्वतंत्रताओं पर सीमाएं लगाने की शक्ति दी गई है। लेकिन ये सीमाएं मनमानी तो नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर युक्ति युक्त या रीजनेबल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये निर्बंधन मनमाने नहीं हो सकते, उन्हें तर्कसंगत और जरूरी होना चाहिए। और इनके आधार क्या है? मतलब किस बेसिस पे रोक लगाई जा सकती है? आधार भी संविधान में ही दिए गए हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,
लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर। अच्छा। शिष्टाचार या सदाचार यानी डिसेंसी या मोरालिटी, न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि यानी डेफेमेशन, अपराध उद्दीपन यानी इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, सामान्य जनता का हित या फिर किसी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण, ये कुछ मुख्य आधार हैं। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और एक खास बात यह है कि हर स्वतंत्रता के लिए निर्बंधन के आधार अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि एक ही आधार सब पर लागू हो जाए। अच्छा, मतलब बोलने की आज़ादी पर रोक लगाने के आधार अलग होंगे और घूमने फिरने की आज़ादी पर रोक के आधार अलग। बिल्कुल, और ये निर्बंधन कितने रीजनेबल हैं, इस पर आखिरी फैसला अदालतें करती हैं। इन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो मतलब स्वतंत्रता और जिम्मेदारी साथ साथ चलती हैं और इन निर्बंधनों की तर्क संगतता का फैसला आखिरकार न्यायपालिका करती है। सही कहा। चलिए अब अनुच्छेद 19 से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी पर इन स्वतंत्रताओं के गलत इस्तेमाल या किसी अपराध का आरोप लगता है, तो क्या संविधान उसे भी कोई सुरक्षा देता है? हाँ, बिल्कुल देता है। यहीं पर अनुच्छेद 20 तस्वीर में आता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हाँ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, मनमाने और अत्यधिक दंड से बचाता है अगर उस पर कोई अपराध करने का आरोप है। अच्छा, ये विदेशों पर भी लागू होता है? हाँ, अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अधिकार हैं जो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को मिलते हैं। ये अभियुक्तों के लिए, मतलब जिन पर आरोप है, उनके लिए एक मजबूत ढाल का काम करता है। इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं? इसके तहत 3 प्रमुख सुरक्षा कवच है। पहला है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स पोस्ट फैक्टो? इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने वो काम करते समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। ठीक है, और उसे सजा भी उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती जो उस कानून के तहत उस समय तय थी। मतलब सरकार बाद में कानून बनाकर पिछली तारीख से लागू करके किसी को सजा नहीं दे सकती, खासकर क्रिमिनल मामलों में। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है कानूनी निश्चितता के लिए। बिल्कुल। दूसरा है कोई दोहरा दंड नहीं, नो डबल जेपर्डी। एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं। हाँ, बिल्कुल। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जाएगा। अगर किसी को सजा मिल चुकी है या वो बरी हो गया है, तो उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाकर सजा नहीं दी जा सकती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा है। हाँ, राज्य की शक्ति से बचाता है ये। और तीसरा है स्व अपराध निषेध, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एकदम सही। किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को खुद अपने विरुद्ध साक्षी यानी गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आसान भाषा में, कोई मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपना जुर्म कबूल करे। ये चुप रहने के अधिकार का भी आधार बनता है। राइट टू साइलेंस। तो ये तीनों प्रावधान, एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जेपर्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वाकई किसी भी व्यक्ति के लिए जो कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहा हो, बहुत बड़ी राहत और सुरक्षा है। निश्चित रूप से। अब आते हैं संविधान के शायद सबसे चर्चित और जीवन के लिए सबसे बुनियादी अधिकार पर, अनुच्छेद 21। हाँ, अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसकी भाषा तो बहुत छोटी सी है ना? हाँ, भाषा बहुत संक्षिप्त है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बस इतना ही। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. बिल्कुल, लेकिन इसकी व्याख्या ने इसे भारतीय संविधान का शायद सबसे विस्तृत मौलिक अधिकार बना दिया है। और ये भी, जैसा मैंने कहा, नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। इसकी व्याख्या कैसे विकसित हुई? आपने कहा पहले सीमित थी। हाँ, देखिए, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 केस में इसकी व्याख्या काफी संकीर्ण रखी थी। कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 21 सिर्फ कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई से बचाता है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से नहीं। मतलब अगर संसद ने कोई कानून बना दिया, चाहे वो ठीक ना भी हो, तो उसके तहत स्वतंत्रता छीनी जा सकती थी। हाँ, गोपालन केस में यही माना गया था। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब सिर्फ इतना था कि एक कानून द्वारा प्रक्रिया स्थापित होनी चाहिए, वो प्रक्रिया कैसी है ये सवाल नहीं था। लेकिन फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ
1978 मामले ने इस समझ को पूरी तरह बदल दिया है ना? हाँ, मेनका गांधी मामला अनुच्छेद 21 की कहानी में एक मील का पत्थर है, एक क्रांति जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन वाली अपनी संकीर्ण व्याख्या को पलट दिया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई कानून मौजूद हो, बल्कि वो प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। हाँ, वो प्रक्रिया मनमानी, अन्यायपूर्ण या अतार्किक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कानून की प्रक्रिया भी जांची जा सकती है कि वो सही है या नहीं। बिल्कुल। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस व्याख्या के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अमेरिकी संविधान के कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाले सिद्धांत के तत्वों को भारतीय सिस्टम में शामिल कर लिया, भले ही ये शब्द संविधान में लिखे ना हो। अच्छा, तो अब सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी प्रभाव आ गया। हाँ, व्यवहार में ऐसा ही हुआ। अब विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की भी इस आधार पर समीक्षा हो सकती है कि क्या वो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ भी बदल गया होगा। बिल्कुल। इस फैसले के बाद जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना या शारीरिक अस्तित्व नहीं रहा, इसे मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार माना गया। मानवीय गरिमा? इसमें तो बहुत कुछ आ सकता है। हाँ, और आया भी। इसी गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के तहत समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कई अधिकारों को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है, जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। हाँ, पुट्टास्वामी केस, बिल्कुल। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार यानी राइट टू स्पीडी ट्रायल, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जिसे बाद में अनुच्छेद 21A के रूप में अलग से जोड़ा भी गया, और भी बहुत कुछ। ये लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। अनुच्छेद को इतना व्यापक बना दिया है, ये हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। हाँ, ये एक लगातार विकसित होने वाला एक लिविंग राइट है। चलिए, अब इस खंड के अंतिम अनुच्छेद 22 पर आते हैं। ये गिरफ्तारी और हिरासत यानी डिटेंशन से जुड़े संरक्षणों की बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 22 कुछ खास दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध, डिटेंशन से संरक्षण देता है। इसके दो मुख्य भाग हैं समझने के लिए। दो भाग? कैसे? पहला भाग साधारण यानी दंडात्मक कानून, पनिटिव डिटेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार हुए लोगों के अधिकारों से जुड़ा है। ये अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में है। पनिटिव डिटेंशन मतलब सजा देने के लिए हिरासत? हाँ, जब किसी पर अपराध करने का आरोप हो और उसे सजा देने के लिए अदालती कार्यवाही के बाद या दौरान हिरासत में लिया जाए। और दूसरा भाग? दूसरा भाग निवारक निरोध कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत हिरासत में लिए गए लोगों से संबंधित है। ये अनुच्छेद 22(4) से 22(7) में है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये क्या होता है? निवारक निरोध का उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने से रोकना है। मतलब शक के आधार पर बिना मुकदमे के एहतियात के तौर पर हिरासत में लेना। अच्छा, तो पहले पनिटिव डिटेंशन वाले अधिकार देख लेते हैं। अनुच्छेद 22(1) और 2 में क्या है? साधारण कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 4 मुख्य अधिकार मिलते हैं। 1, उसे गिरफ्तारी के कारण जितनी जल्दी हो सके बताए जाने का अधिकार। कारण जानने का अधिकार। ठीक है। 2, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपना बचाव करवाने का अधिकार। वकील का अधिकार। 3, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, इसमें सफर का जरूरी समय शामिल नहीं है, सबसे नजदीकी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी? हाँ। और 4, मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसे 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में ना रखे जाने का अधिकार। ये अधिकार तो बहुत जरूरी लगते हैं। क्या ये हर गिरफ्तार व्यक्ति को मिलते हैं? कोई अपवाद नहीं? नहीं, अपवाद हैं। 2 मुख्य अपवाद हैं। ये अधिकार उन पर लागू नहीं होते जो 1, शत्रु अन्य देशीय एनिमी एलियन हो, मतलब जिस देश से भारत का युद्ध चल रहा हो उसके नागरिक। ठीक है। और दूसरा? और दूसरा, वो व्यक्ति जिसे निवारक निरोध कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया हो। अच्छा, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को ये 24 घंटे वाले नियम और वकील वाले अधिकार नहीं मिलते। हाँ, ये सामान्य अधिकार उन पर लागू नहीं होते। उनके लिए अनुच्छेद 22 में अलग प्रावधान है। तो अब बात करते हैं निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की। अनुच्छेद 22(4) से 22(7) में क्या सुरक्षा दी गई है? हाँ, जैसा मैंने कहा, ये भविष्य में अपराध रोकने के लिए एहतियाती हिरासत है। संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ सेफगार्ड भी देता है। क्या है वो सेफगार्ड्स? पहला, किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में
3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड ना कहे कि हिरासत जारी रखने के पर्याप्त कारण हैं। सलाहकार बोर्ड, इसमें कौन होते हैं? इस बोर्ड में हाईकोर्ट के जज या जज बनने लायक योग्यता वाले लोग होते हैं। उनकी मंजूरी जरूरी है 3 महीने से ज्यादा हिरासत के लिए। अच्छा, और क्या सुरक्षा है? दूसरा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसे किन आधारों पर हिरासत में लिया गया है। कारण बताना पड़ेगा? हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। सरकार उन तथ्यों को बताने से मना कर सकती है जिन्हें बताना वो लोकहित के खिलाफ समझती है। ये थोड़ा अस्पष्ट लग सकता है। हाँ, और तीसरा सेफगार्ड है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध ऑर्डर के खिलाफ अपना पक्ष रखने, मतलब रिप्रेजेंटेशन देने का जल्द से जल्द मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ सुरक्षा उपाय तो हैं, लेकिन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा विवादास्पद है। बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि निवारक निरोध, जहां बिना अपराध साबित हुए या बिना मुकदमे के हिरासत होती है, क्या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत से मेल खाता है? हाँ, ये सवाल तो है। भारत दुनिया के उन गिने चुने लोकतंत्रों में है जहां संविधान खुद ऐसे प्रावधानों की अनुमति देता है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था वगैरह के लिए जरूरी माना गया है, पर इसके दुरुपयोग की आशंका हमेशा बनी रहती है। और ये कानून कौन बनाता है, केंद्र या राज्य? दोनों बना सकते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कुछ तय विषयों पर निवारक निरोध कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो ये थे स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े 4 स्तंभ, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। हाँ, एक तरह से ये पूरा पैकेज है। अनुच्छेद 19 हमें नागरिक और व्यक्तिगत जीवन में कई तरह की आजादियां देता है। बिल्कुल, बोलने की, घूमने की, बसने की, व्यापार करने की। तो वहीं अनुच्छेद 20, 21 और 22 राज्य की शक्तियों के खिलाफ व्यक्ति को महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच देते हैं। हाँ, चाहे वो दोषसिद्धि का मामला हो, अनुच्छेद 20, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल हो, अनुच्छेद 21, या फिर गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति हो, अनुच्छेद 22। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि ये अधिकार मिलकर हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं और हमें एक स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देते हैं। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। इन अधिकारों का ज्ञान न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से, बल्कि हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। हाँ, ये हमें हमारे हक बताते हैं और राज्य को निरंकुश होने से रोकते हैं, ये संतुलन बनाते हैं। और ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन अधिकारों का मतलब पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, जैसे अनुच्छेद 21 का उदाहरण हमने देखा। बिल्कुल, न्यायपालिका की व्याख्याओं से इनका दायरा और मतलब समय के साथ बदलता रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। ये जीवित दस्तावेज का हिस्सा है। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार। संविधान अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाता है, मतलब समाज और राष्ट्र हित में हमारी आज़ादी सीमित हो सकती है। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्या इसी तरह व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें अपनी स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के अधिकारों, सामाजिक सौहार्द और अपनी युक्ति युक्त जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा सवाल है, सोचने के लिए। इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस विषय या भारतीय संविधान के अन्य पहलुओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.quickssc.com पर जरूर जाएं। वहां आपको और भी संसाधन मिल सकते हैं। हमें सोशल मीडिया पर क्विक SSC नाम से फॉलो करना ना भूलें और हाँ, स्पॉटिफाई पर भी हमें फॉलो कर लें ताकि संविधान की कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। जरूर फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।